दोस्तों हमारी प्रोफेशनल रशियन क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको हमारे रशियन क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। बेस्ट स्टूडेंट्स के लिए हम जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। हे फ्रेंड्स, इंडी वाला एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, चाइना से दोस्ती करने से बेहतर है हम दोस्त ही ना बनाए, और ये गलती हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने भी की थी, पंचशील अग्रीमेंट साइन करके। सो व्हाट इज पंचशील अग्रीमेंट? इसमें 5 अग्रीमेंट किए गए थे। नंबर 1, दूसरे के टेरिटरी के इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट, जो कि चाइना ने गलती से भी कभी नहीं की। ये तो दूसरों की टेरिटरी को अपनी पापा की प्रॉपर्टी समझता है। नंबर 2, म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, जिसका चाइना ने हमेशा ऑपोजिट किया और इंडिया को हमेशा बैकस्टैब किया। नंबर 3, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, और ये तो इनका फेवरेट थिंग टू डू है, दूसरे के काम में टांग अड़ाना कोई इनसे सीखे। नंबर 4, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। तो म्यूचुअल बेनिफिट का तो पता नहीं, पर ये खुद के बेनिफिट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, पीसफुल को एग्जिस्टिंग। और चाइना कितना पीसफुल कंट्री है ये तो पूरी दुनिया जानती है। तो ये अग्रीमेंट किया गया था ताकि दोनों कंट्री के बीच एक अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश हो और दोनों कंट्री मिलजुल कर रहे हैं। लेकिन लगता है इन्हें इसका उल्टा समझ में आया और इन्होंने इस अग्रीमेंट के एक एक पॉइंट को बहुत सीरियसली लिया और इंडिया को अपना दोस्त ही मान लिया। I mean, वो एक कहावत है ना, नेवर लेट योर फ्रेंड फील लोनली, डिस्टर्ब देम ऑल द टाइम। और इन्होंने इसकी कोई कसर ही नहीं छोड़ी। इन्होंने कसम खाकर हर एक एक पॉइंट का पालन किया, लेकिन उल्टा, और रिजल्ट आपके सामने है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने अपना आइंस्टाइन वाला ब्रेन यूज किया और इंडिया का एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल पावर बनने का अवसर अपने बड़े भाई यानी चाइना को दे दिया। पता नहीं उनके दिमाग में उस वक्त कौन सी माता आई, लेकिन उन्होंने ऐसे बहुत से अपॉर्चुनिटीज को लात मार दिया और हाथ में सफेद झंडा लेकर बैठे रहे पीस का नारा लगाते हुए। फिर क्या होना था, कर दिया उनके बड़े भाई ने हमला। I mean, चाइना। अब उन्होंने इतना बड़ा अवसर दिया है तो कर्ज तो चुकाना ही था। तो यहाँ मोरल ऑफ द स्टोरी है कि सांप पालो, शेर पालो, चीते भी पाल लो, लेकिन वो गलतफहमी कभी मत पालो कि चाइना आपका दोस्त बन सकता है। बट एनीवे, आइए देखते हैं वीडियो में क्या बताया गया है। पर शुरू करने से पहले, एक इंडियन है जो न्यू टाइप के रॉक सॉन्ग्स बनाते हैं और इनके कई सारे रॉक सॉन्ग्स को फॉरेन में सुना जा रहा है एंड इवन पसंद भी किया जा रहा है। तो इनके न्यू स्टाइल के रॉक सॉन्ग्स को आप भी सुनिए और इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब आप इनके गानों को स्पॉटिफाई में भी सुन सकते हैं। स्पॉटिफाई का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। एशिया के केंद्र में इंडिया और चाइना दुनिया के 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले नेशंस हैं। लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने हाल ही के एक मेन समिट में आमने सामने की मीटिंग को अवॉइड क्यों कर दिया? अगस्त में एक चाइनीज शिप के श्रीलंका के कंट्रोवर्शियल विजिट के बाद इंडिया और चाइना के संबंधों में दरार आ गई। एनालिस्ट ने चाइनीज शिप के ट्रिप को इंडियन डिफेंस इंस्टॉलेशन पर जासूसी को कवर करने के लिए एक चाल बताया। बीजिंग ने कहा कि चाइनीज शिप एक रिसर्च शिप था और इंडिया अपने छोटे नेक पर श्रीलंका को धमका रहा था। शिवशंकर मनन भारत के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और 2000 से 2003 तक चाइना में एम्बेसडर थे। वो मैंडरिन स्पीकर और एक्लेम्ड इंडियन फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट है। शिवशंकर मनन, इस कन्वर्सेशन में आपका स्वागत है। मुझे बुलाने के लिए थैंक यू। मुझे अच्छा लगा कि मैं यहाँ हूँ। एम्बेसडर नरेंद्र मोदी जी और शी जिनपिंग ने हाल ही के इस समिट में आमने सामने की मीटिंग को अवॉइड क्यों किया? A one-on-one meeting at this recent summit. और 2.5 साल के बाद कोविड-19 के बाद ये उनके लिए फिर से जुड़ने का एक बहुत ही रेयर चांस होता। After 2.5 years of COVID. मैं श्योर नहीं हूँ, मैं सरप्राइज्ड हूँ जो कुछ भी हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि जनरल एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो मौके का यूज करेंगे, क्योंकि 2020 में बॉर्डर पर क्लैशेस के बाद से संबंध अच्छे नहीं रहे हैं और पॉलिटिकल रिलेशनशिप वास्तव में काफी डिसइंटरेस्टेड रहे हैं, भले ही ट्रेड चल रहा हो। इनफैक्ट मेरा ये मतलब है कि पिछले साल के रिकॉर्ड सेट है और चाइना इंडिया का नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर बनने के लिए वापस आ गया है।
मुझे इसका रीजन नहीं पता और हमें दोनों तरफ से ये सुनने के लिए वेट करना होगा वास्तव में क्या हुआ था। मीडिया का कंसिडरेशन ये है course, is that कि कोई भी साइड माफ करने और भूलने के लिए तैयार नहीं है, forget विशेष रूप से श्रीलंका में जो कुछ भी हुआ उसके बाद से। in Sri Lanka. मैं श्योर नहीं हूँ और मैं इसके बारे में अनुमान लगाने के लिए काफी ज्यादा केयरफुल हूँ कि वास्तव में हुआ क्या था, और मैं अथॉरिटिवली सुनने का वेट करूंगा कि क्या हुआ था, what happened. क्योंकि स्पष्ट रूप से माफ करना और भूलना पॉलिटिक्स के लिए सही तरीका नहीं है। ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। ये माफ करने और भूल जाने का सवाल नहीं है, ये आगे बढ़ना और मूव ऑन करना और ये डिसाइड करना है कि यहाँ से कहाँ जाना है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि श्रीलंका में क्या हुआ था। What happened in Sri Lanka? And और जिस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं वो बहुत ही एग्रेसिव बात थी। श्रीलंका में चाइनीज एम्बेसडर ने नई दिल्ली को इतना पब्लिक क्रिटिसिज्म बनाने का फैसला क्यों किया? public criticism of New Delhi. ये एक बहुत ही ज्यादा असर्टिव चाइनीज डिप्लोमेसी का हिस्सा है जिसे हमने कई सालों से देखा है, जिसे लोग वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये ऐसा नहीं है। लेकिन ये चाइना के इंटरेस्ट और पॉइंट ऑफ व्यू के डिफेंस में आपके फेस पर बहुत ही ज्यादा असर्टिव रहा है। Points of view. लेकिन मुझे ये भी लगता है कि शायद श्रीलंका में एक पर्टिकुलर सेंसिटिविटी है। Sensitivity in Sri Lanka. You know, श्रीलंका चाइना से बात कर रहा है, वो अप्रैल में अपने कर्ज में चूक गए हैं और अब कर्ज के रीशेड्यूलिंग के बारे में 10 महीने से ज्यादा समय से चाइना से बात कर रहे हैं। श्रीलंका के फॉरेन डेट का लगभग 20% चाइना पर है, foreign debt is to China. इसीलिए चाइना किसी भी पॉसिबल सोल्यूशन का एक बड़ा पार्ट है। अब तक कम से कम सिर्फ चाइना कर्ज शेड्यूल करने के लिए तैयार रहा है, जिसका मतलब है श्रीलंका के पास पहले से ज्यादा कर्ज जोड़ना, More debt to what Sri Lanka already has. और ये स्पष्ट रूप से एक वर्केबल सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है। श्रीलंका में और अन्य जगहों पर क्रिटिसिज्म का एक फेयर अमाउंट है, ये कहते हुए कि चाइना को प्रॉब्लम को सॉल्व करने में पार्टिसिपेट करने की जरूरत है। मुझे उस वुल्फ वॉरियर कमेंट पर बात करने दीजिए। ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एक बहुत ही कॉम्बैट वुल्फ वॉरियर टाइप के बयानबाजी की ओर बढ़ रहा है। Type rhetoric. मुझे लगता है कि ये एक जनरल पैटर्न डिप्लोमेसी का हिस्सा है, General pattern of diplomacy. और मुझे लगता है कि हाल ही में चाइनीज मामलों में ये सबसे एक्सट्रीम है, क्योंकि ये चाइनीज डिप्लोमेट के पास्ट में किए जाने वाले कामों से काफी अलग है। In the past. लेकिन ये सिर्फ चाइनीज डिप्लोमेट्स नहीं है, Chinese diplomats. और मुझे लगता है कि एक रीजन है Why people see कि लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू के प्रोजेक्ट में ज्यादा एग्रेसिव या ज्यादा असर्टिव है। their points of view. इसका कारण सोशल मीडिया और पूरा कॉम्पिटिटिव क्लाइमेट है Competitive climate जिसमें वो काम करते हैं। operate. डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी कुछ ऐसा हुआ करता था जो एस्टेब्लिशमेंट या एलाइट्स ने आपस में निजी तौर पर किया। मेरा मतलब है कि ट्रेडिशनली और क्लासिकली, लेकिन समय के साथ मुझे ये लगता है कि ये डेमोक्रेटाइज हो गया है और अब वास्तव में हर कोई इसमें भाग लेता है। ये मायने रखता है कि आप वास्तव में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखने के लिए दूसरे लोगों के ओपिनियन को ले सकते हैं। क्या आप लोगों को आपके एनकरेजमेंट के लिए राजी कर सकते हैं? To your persuasion. So मुझे लगता है कि वास्तव में कुछ ऐसा हुआ है led to some of what we now जिसे हम वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी कहते हैं। diplomacy. और मुझे ये लगता है कि चाइनीज डिप्लोमेट्स पार्टली इसलिए हैं क्योंकि उन्हें मेजर किया जाता है। Because they are measured. ऑडियंस को लगता है कि वो इनमें से कई मामलों में एड्रेस कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो अब्रॉड में नहीं है, शायद वो घर पर है, जहाँ प्रोबेबली उन्हें चाइना के इंटरेस्ट के बहुत मजबूत डिफेंसर्स के रूप में देखा जा सकता है। Defenders of China's interests. और ये ऐसा है जिसे आप तेजी से ग्रेट पास्ट के फॉरेन पॉलिसी में नोटिस करेंगे। In the foreign policies of great powers, that ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है और ये जिस तरह से है और ये जिस तरह से घर को देखता है और इनमें से कई ज्यादा ड्राइव करता है, तो ऐसा लगता है फॉरेन पॉलिसी के डिसीजंस को शेप देने पर इसका पहले की तुलना में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मेरा मतलब है कि अगर आप देखें जब आप चाइना में एम्बेसडर थे, China. तो क्या आपको लगता है कि इन सब के पीछे इस तरह के डिस्कशंस बहुत कम हैं Discussion behind the scenes and और सब कुछ खुले में किए बिना चीजों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं? out in the open. और काफी क्लियरली आप जानते हैं कि ये नेम कॉलिंग की ओर बढ़ना है। मुझे उम्मीद है काफी चीजें अभी भी चल रही होंगी और आखिरकार ये वो जगह है जहाँ बिजनेस किया जा रहा है, और इसीलिए मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट है कि कुछ कन्वर्सेशंस हो the quiet conversations, and to get आपके a ये समझने के sense लिए of where your कि आपके इंटरलोक्यूटर के इंटरेस्ट कहाँ हैं, आपके रेड लाइंस, आपके कोर इंटरेस्ट कहाँ हैं, और ये देखने के लिए कि आप मुश्किल सिचुएशंस को कैसे संभाल सकते हैं। मुझे लगता है कि इसे अभी भी क्वाइटली करना होगा और मुझे उम्मीद है कि जो चल रहा है वो जारी रहेगा। that is continuing.
But लेकिन you आप know, जानते हैं कि there's इसमें less बहुत ही and कम less एविडेंस है। evidence of it. If अगर you आप look ग्रेट at the पार्ट्स के बीच relations रिलेशंस को between देखते the हैं great वो powers, वास्तव में they're बहुत ही very परेशान stiff. I है। mean, it's मेरा not मतलब है just कि ये China सिर्फ and चाइना India, और China इंडिया and और US, चाइना और यूएस नहीं है, ये जापान और चाइना भी है। और आप वेस्ट के साथ रशिया के रिलेशंस को देखते हैं। मेरा मतलब है कि आप जहाँ कहीं भी देखते हैं वहाँ हमारे लिए यकीन करना काफी मुश्किल होता जा रहा है कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ग्लोबलाइजेशन और ट्रेड ये सब स्ट्रेटेजिक कंपटीशन के किसी न किसी किनारे को ठीक करने जा रहे हैं। of strategic competition. क्या आपको लगता है कि ये इसे एक बहुत ही खतरनाक दुनिया बनाते हैं? World. ये निश्चित रूप से एक बहुत ही खतरनाक दुनिया है क्योंकि पॉलिटिक्स इकोनॉमीज में नहीं बल्कि कमांड्स में लगती है। Not economics. And और कई मामलों में पॉलिटिक्स को जीरो सम टर्म्स में जीत और हार के रूप में डिफाइन किया जाता है, as winning and losing rather than न कि ये देखते हैं कि हम अपने कॉमन सिचुएशन ट्रेड को कैसे हैंडल करते हैं। डेफिनेशन के अनुसार ये सभी की मदद करता है। मेरा मतलब है कि बोट्स बढ़ते हुए टाइड्स के साथ उठते हैं, लेकिन जियोपॉलिटिकल कंपटीशन और स्ट्रेटेजिक कंपटीशन में ये सच नहीं है। strategic competition. और अनफॉर्चुनेटली ये दो अफेक्शंस हमें उल्टी दिशा में खींच रहे हैं और पॉलिटिक्स अधिक से अधिक मायने रखती है। More and more. इस महीने भारत यूएस के साथ जॉइंट मिलिट्री ड्रिल करेगा। चाइना के साथ भारत के बॉर्डर से सिर्फ 100 मील की दूरी पर। बीजिंग ने पहले से ही इसे एक प्रोवोकेशन के रूप में क्रिटिसाइज किया है, जबकि नई दिल्ली ने इसे नॉर्मल वॉर एक्सरसाइज बताया है जो दूसरी कंट्रीज के साथ नियमित रूप से आयोजित है। हमें उन चीजों के बारे में बात करनी होगी जो हो रही है, जो अक्टूबर में होने वाले हैं। वो मिलिट्री ड्रिल भारत और यूएस के बीच चाइना के बॉर्डर से थोड़ी ही दूरी पर ऊंचे पहाड़ों में है। Mountains right next to the border with China. लेकिन क्या ये मिलिट्री ड्रिल्स करने का एक बहुत ही सेंसिटिव और स्ट्रेंज टाइम नहीं है जब कम्युनिस्ट चाइनीज पार्टी अपने नेशनल कांग्रेस को होल्ड कर रहा है? Holding its national congress? मुझे लगता है कि एक्सरसाइजेस की घोषणा कांग्रेस के डेट से काफी पहले की गई थी Were known. और क्लियरली अक्टूबर एक अच्छा महीना है जब भारत में मौसम अच्छा होता है। मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं है कि इसकी कैलकुलेशन इसीलिए की गई है क्योंकि कांग्रेस एक ही समय पे चल रहा है और कैलेंडर में सिर्फ इतने ही दिन हैं और इसीलिए कोइंसिडेंटली चीजें होंगी और उसी समय में वो एक साथ होंगे। लेकिन मैं इन दो फैक्टर्स को नहीं जोड़ूंगा कि इंडिया और यूएस के बीच डिफेंस रिलेशंस हैं जो पिछले कुछ सालों में बहुत करीब हो गए हैं और हम अब ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। इनफैक्ट हम यही सेम एक्सरसाइज कई सालों से कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि अगर चाइना इंसल्ट करना चाहता है तो वो एक अलग बात है जो आपको पॉलिटिकल रिलेशंस के नेचर के बारे में कुछ बताता है। मुझे नहीं लगता कि ये आपको एक्सरसाइज के नेचर के बारे में कुछ भी बताता है। वो क्या करते हैं या वो मेरे लिए क्या मायने रखते हैं? क्या आपको लगता है कि हम कॉन्फ्लिक्ट और सोल्जर्स के मारे जाने के बहुत ज्यादा संभावना का सामना कर रहे हैं? Of soldiers being killed? ये निश्चित रूप से पहले की तुलना में बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला है और 2020 के बाद से वहाँ दोनों तरफ से एक बिल्डअप हुआ। Has been a build-up on both sides. उस बिल्डअप ने बैरिकेड्स को रिस्टोर कर दिया। मैं श्योर नहीं हूँ वह बहुत ज्यादा एक्सीडेंटल रिस्क है या दूसरे कॉन्फ्लिक्ट है Accidental or other conflict या कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट है। conflict. But what मुझे जो अच्छा लगा वो फैक्ट ये है since the summer of 2020 दोनों ही गवर्नमेंट ने इसे कम करने और शांत रखने में इंटरेस्ट दिखाया है, in playing it down and keeping it calm. लेकिन दोनों ही साइड पीछे नहीं हटे हैं। दोनों ही साइड के पास अलग अलग आइडियाज हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो आपस में इसे सुलझा लेंगे among themselves. लेकिन क्या आपको लगता है कि इंडिया और चाइना के बीच रिलेशंस फिर से बेहतर हो सकते हैं? ये तो ऐसी कंट्रीज हैं जिनका 4000 साल का स्टेट क्राफ्ट है, तो निश्चित रूप से वो इसे हैंडल कर सकते हैं। ये एक प्रेडिक्शन है या एक होप है? ये एक उम्मीद है, ये प्रेडिक्शन नहीं है। मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता हूँ कि वो कहाँ जा रहे हैं, They are going, but लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा कर सकते हैं। मुझे दोनों ही कंट्री पर भरोसा है। तो पहला कमेंट है रेकॉर्ड फ्लोरा। इन्होंने लिखा है अगर ये दो बड़े देश एकजुट हो जाए तो एशिया को कोई नहीं हरा पाएगा। फिर डार्क नाइट ने लिखा है इसकी वजह से ही एशिया दोबारा वेस्ट से हार जाएगा
जबकि अगर दोनों देश अपने मतभेदों को सुलझाने में सक्षम होते हैं तो फिर एशिया सबसे शक्तिशाली होगा। फिर अगला कमेंट है काफका कमर्शियल स्टूडियोज। इन्होंने लिखा है इंडिया और चाइना दो प्राचीन सभ्यताएं हैं जिनके बीच हजारों सालों से महान संबंध रहे हैं। उन्हें पिछले पुराने मुद्दों से अपने रिलेशन को खराब नहीं करना चाहिए। लाइव स्ट्रीम ने लिखा है जियोपॉलिटिक्स के 3 रूल्स होते हैं। 1, यहाँ कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट होता है। दूसरा, चाइना पर कभी भरोसा नहीं करना। नंबर 3, रूल नंबर 1 और 2 को कभी नहीं भूलना। फिर SKN ने लिखा है रशिया, इंडिया और चाइना को एक एशियन अलायंस बनना चाहिए खुद को अमेरिकन हेजमनी से बचाने के लिए, ताकि वो खुद को स्ट्रांग बनाए रखे अमेरिकन या वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा सैंक्शंस लगाए जाने पर। रशिया और चाइना के पास UN काउंसिल के वीटो पावर है, तो UN के सैंक्शंस यहाँ नहीं चलेंगे। तो फिर ये तीनों देश एक होकर बाकी एशियन कंट्रीज को अपनी तरफ कर लेना चाहिए, जैसे नॉर्थ कोरिया, कंबोडिया, लाओस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एक्सेट्रा। फिर एडी राव ने लिखा है चाइनीज होने के नाते मैं ये जानता हूँ कि इंडिया और चाइना के बीच की प्रॉब्लम्स टेम्पररी है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाइना को इंडिया की ह्यूज मार्केट की जरूरत होगी हमेशा, और इंडिया को भी चाइनीज प्रोडक्ट की जरूरत होगी। ये दोनों कंट्री का म्यूचुअल नीड है, और छोटे से लैंड के लिए एक दूसरे से झगड़ना बेवकूफी होगी, और इस झगड़े से वेस्ट फायदा उठाना चाहेगा। फिर बुकवॉर्म ने कमेंट किया है कभी भी किसी ऐसे बुली को ना छोड़े जो आपको प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सीक्रेटली ताइवान को भी इजराइल की तरह न्यूक्लियर बॉम्ब का सहारा लेना चाहिए। ताकत के बिना कोई बुली को नहीं रोक सकता। पुतिन ने ये लेसन सीख लिया है, अब शी जिनपिंग भी सीखेगा। पब कॉमरेड ने लिखा है हिस्ट्री ने हमेशा सिखाया है हमें कि अगर आप चाइना से दोस्ती करते हैं तो वो आपका हमेशा एडवांटेज लेगा। फिर अगला कमेंट है डेविल। इन्होंने लिखा है हिपोक्रेसी। फिर गैटलिंग गन ने कमेंट किया है एशिया ग्रो कभी नहीं कर सकता जब तक चाइना और इंडिया के बीच शांति नहीं बन जाती। अगला कमेंट है सैम। इन्होंने लिखा है इंडिया सिर्फ चाइना से जलता है, इंडिया को चाइना से कुछ सीखना चाहिए और एटीट्यूड ही नहीं बनना चाहिए। अमेरिका इंडिया का हमेशा खुद के इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करेगा। वो तो समझ आ ही रहा है कौन जलता है और कौन नहीं। हाँ, वैसे चाइना को इंडिया से एक चीज सीखना चाहिए कि कैसे अपने काम से मतलब रखा जाता है, और अपनी टीचिंग लेसन्स खुद के गवर्नमेंट को देंगे तो शायद कंट्री घर जैसी लगेगी, ना कि जेल जैसा। और रही बात अमेरिका इस्तेमाल करेगा, तो ये तो वही बात हो गई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपकी कंट्री ने श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल इन सारे कंट्रीज के साथ क्या किया है? भाईचारा। और इंडिया इनके चुंगल में नहीं फंसता है तो इन बेचारों को बहुत मिर्ची लगती है। फिर नेक्स्ट कमेंट है बीस्ट। इन्होंने लिखा है इंडिया और चाइना अगर एक साथ हो जाए तो वो वेस्ट के लिए एक हॉरर मूवीज के जैसा होगा। जरा सोचो, ये दो कंट्री एक साथ मिलकर क्या क्या अचीव कर सकते हैं। इनके पास वो पावर, रिसोर्सेज, स्मार्टेस्ट लोग, वो सब कुछ है। आशा करते हैं दोनों के बीच सब ठीक हो जाए और ये एक साथ काम करें। फिर नेक्स्ट कमेंट है चाइना ओन्स ताइवान फॉरएवर। तुम इंडियंस हमेशा याद रखना ताइवान बिलोंग्स टू चाइना फॉरएवर। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अगला कमेंट है जो ओबामा। इन्होंने लिखा है चाइनीज बुलेट ट्रेन्स बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं और एशिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। और इंडिया क्या कंट्रीब्यूट करता है? लेट मी गेस, अंग्रेजों के गुलाम और कुछ नहीं, और बस क्वाड एंड क्वाड एंड क्वाड, जो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो वैसे इनके बातों से तो एक कहावत याद आ गई। वो हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर आपको कहीं सांप और चाइनीज दिखे तो सांप से पहले उसको मारो, क्योंकि सांप तो सिर्फ आपको डसेगा, मतलब उससे सिर्फ आपको खतरा है, लेकिन चाइनीज को छोड़ दिया तो वो आपको भी बैक स्टैप करेंगे, प्लस साथ ही बेचारे सांप को भी खा जाएंगे। वेल, जोक्स अपार्ट, तो ये तो समझ आ ही रही है कि इनकी जेलसी कितनी बड़ी है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया को सुपर पावर बनते तो ये देख नहीं सकते, क्योंकि सुपर पावर तो ये खुद को समझते हैं, मान ही बैठे हैं। और कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इन्होंने वायरस फैलाकर भी बहुत कंट्रीब्यूशन किया है। एक आया नहीं कि दूसरा तैयार। जो वायरस हमारे यहाँ कुत्तों में, चमगादड़ों में पाया जाता है, वो इनके यहाँ इंसानों में पाया जाता है। इनका बस चले तो ये जिंदा इंसान ही खा जाए। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।